प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जापान के लौह इस्पात उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जापान के अंतर्गत जो लोहे इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो उसकी स्टडी में हम देखते हैं कि 1986 में 106 बिलियन टन जो प्रोडक्शन हुआ था जापान के अंतर्गत क्रूड इस्पात। वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो सबसे पहले जो इस्पात के उत्पादन में रूस का प्रथम स्थान था। सोवियत रूस का पहला स्थान था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आयात ये इस्पात का उत्पादन करने का श्रेय है जो जापान को। और दूसरी बात है कि जो लौह अयस्क है या कच्चा माल है वो जापान सारा का सारा आयात करता है, और आयात करके लोहा ही नहीं कोकिंग भी बाहर से आयात करता है। एशिया में प्रथम स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन जापान के द्वारा किया जाता है। यह उद्योग जापान के वस्त्र उद्योग को भी पीछे छोड़ने की स्थिति है। हालांकि जापान में पहला स्थान तो वस्त्र उद्योग का ही है, लेकिन जो प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है, वो जापान को भी पीछे छोड़ने की स्थिति में आ गया। इतनी तीव्र गति से लौह इस्पात उद्योग का जापान में विकास हुआ। राष्ट्रीय उत्पादनों का 12% एवं निर्यात मूल्य का 12.8% भाग प्रस्तुत करता है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रतिकूल प्रभाव जैसे कि जापान में अन्य उद्योगों पर पड़ा, तो इस इस्पात उद्योग पर भी इस प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। युद्ध में जापान को काफ़ी क्षति हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करते हैं तो इसमें यह उद्योग एक तरह से धराशायी हो गया। 1945 के बाद 1946 युद्ध के उपरांत जापान की स्थिति ये हो गई कि 0.5 मिलियन टन इस्पात एवं 0.2 मिलियन टन पिग आयरन का उत्पादन किया गया। 86 में जहां हम 106 मिलियन टन की बात कर रहे थे, अब युद्ध के बाद केवल 0.5 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन जापान के द्वारा किया गया। तो हम देख सकते हैं कि युद्धों का प्रभाव किस तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर सकता है। 1951-52 में पुनः इस उद्योग में चेतना आई। इसके लिए प्रथम कारण था कोरिया युद्ध, जिसमें जापान के द्वारा जो उत्पादित इस्पात था उसकी मांग बढ़ा दी, तो उसमें वृद्धि हुई। दूसरा, जापान का जो नया संविधान है जिसने मित्र राष्ट्र द्वारा थोपे हुए संविधान एवं आर्थिक नीतियों से मुक्ति दी गई। भारत का जापान का जो नया संविधान है उसके द्वारा उन्होंने ये अपने जो पुराने जो मित्र राष्ट्र द्वारा उसके ऊपर जो संधियाँ थी, ट्रीटी की गई थी, तो उससे मुक्त हो गया। तब इन दो कारणों की वजह से भी इस उद्योग में प्रगति हुई। वृद्धि के आंकड़ों से दो बातें हमारे सामने स्पष्ट आती है कि कई प्रकार की सीमाओं के बावजूद जापान के इस उद्योग ने बहुत ही तीव्र गति से विकास किया और औद्योगिक प्रगति की एक मिसाल वर्ल्ड लेवल पर। 1980 के बाद से उत्पादन में कमी दृष्टि होने लगी। 1980 के बाद जो जापान के उद्योगों में इस इस्पात उद्योग में कमी दृष्टि होने लगी। स्वदेशी खानों से, उसकी स्वयं की खानों से 3 मिलियन टन लोहा या अच्छा लोहा प्राप्त होता है, तो खपत बहुत अधिक है इस देश की। तो 88% कोकिंग
है जो विदेशों से उसको आयात करना पड़ता है। इसमें लौह इस्पात जो जापान जिन देशों पर निर्भर है प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया के, ब्राज़ील और भारत, जबकि कोकिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ये देश जो इस्पात है मंगाने का कार्य करता है। अब प्रमुख इसके जो इस्पात के केंद्र हैं या उसके क्षेत्र हैं, इसके 5 प्रमुख क्षेत्र हैं इस्पात उत्पादन करने के लिए। सबसे पहले उत्तरी क्यूशू क्षेत्र आता है, इसके बाद टोक्यो योकोहामा क्षेत्र आता है, ओसाका ह्यूगो क्षेत्र आता है, इसके बाद कामेशी क्षेत्र और मोरारा एरिया इसके ये प्रमुख 5 क्षेत्र हैं। अब हम आपको एक टेबल के द्वारा समझाते हैं कि किस प्रकार से और किन किन वर्षों में कैसे जापान में जो लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति क्या है उसको मैं आपको एक टेबल के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। एक सेकंड सर ना, मैं 1 2 3 बोलूँ उसके बाद चालू करना। 1 2 3। जापान लोहा इस्पात उद्योग 1951 से 1991 में क्या स्थिति रही, इसकी जो 1000 टनों में ये सब दिखाया गया है। वर्ष 1965 में हम देखते हैं यहाँ 27,502 टन पिग आयरन का प्रोडक्शन होता था, जो ठीक 5 साल बाद 1970 में 68,048 टन इस पिग आयरन का प्रोडक्शन हो जाता है। ये वृद्धि 1975 में भी बढ़कर के 87 हो गई, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 1979 में 83.825 रही, अर्थात इन सालों में 79 में जाकर के इसमें पुनः कमी होने लगती है। वापस 1980 में 87,000 हो जाता है। 1981 में पुनः घट जाता है इस उद्योग का उत्पादन, इसमें 80,048 हो जाता है। 1982 में वापस घट जाता है, 77,605 टन हो जाता है। 83 में जाकर के पुनः और घटता है और 72,936 हो जाता है। 84 में वापस थोड़ा बढ़ोतरी होती है। 84 में 80,400, 85 में 80,500, 86 में 80,700 और 90 में 80,197। हम यहाँ देख रहे हैं कि 84 से लगा करके 90 तक जापान की जो स्थिति है वो लौह इस्पात उद्योग में एक ठहराव सा आ गया, एक समान की इसमें ना तो बढ़ रहा है घट रहा है। इस तरह से क्रूड स्टील की बात करते हैं तो 41,161 है था 65 में, जो बढ़ करके सीधा 1970 में 93,000 और 75 में 102, 313, 1979 में 111, 1980 में 111 और 1981 तक 101 हो जाता है। ये इस तरह से इन तीन जो 97, 80 और 81 तक लगभग एक समान स्थिति क्रूड स्टील की रहती है, लेकिन वापस 1982 में ये घट जाता है, 99,548 टन हो जाता है। 83 में और थोड़ा घट करके 97,100
179 टन हो जाता है, लेकिन 84 में जो क्रूड स्टील का उत्पादन है 105 1005 से 586 टन हो जाता है, और ये लगभग स्थिति बनी रहती है। 86 में भी 105 है, 86 में 85 में 86 में 106 और 90 में जाकर के 107 कुछ बढ़ोतरी होती है 107,000 से और 908 जो है क्रूड स्टील का उत्पादन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ही फेरो एलॉय है जो 65 में 658 टन था, जो आगे बढ़ करके 1917 में 1665। इसके बाद पुनः इसमें लगातार वो अत्यधिक वृद्धि होकर के 75 में 2139 टन हो जाता है, और आगे के वर्षों में यहाँ पर फिर घटना शुरू हो जाता है, फिर 1901, फिर 1866, 1639, 1540, फिर और घटते करते 310 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 83 में जाकर के पुनः 650 हो जाता है, लेकिन कोई विशेष नहीं है। फिर 620, 680, फिर 645। इस तरह से फेरो एलॉय में हम देखते हैं कि लगभग यहाँ पर 1980 के बाद से लगभग एक समान स्थिति बनी रही, स्थिरता बनी हुई है इस उद्योग में। डला हुआ जो इस्पात है, डला हुआ इस्पात जब हम 65 में 30,034 था, वो बढ़कर के 70 में 66,000 हो जाता है, और 75 में 76,000 हो जाता है। और डला हुआ इस्पात वापस 87, फिर 87, तो 1979 और 80 में 87 हो जाता है, लेकिन वापस घट जाता है 80 में 77,000 हो जाता है, फिर वापस बढ़ता है ये 82 में जाकर के 91,866 हो जाता है, फिर पुनः घटना शुरू हो जाता है, 90 हो जाता है, 90,000 हो जाता है, फिर 98,000, फिर पुनः और घटता है 82,000, कुछ वृद्धि होती है 84,000, 86,000 टन जो डले हुए इस्पात का उत्पादन हो रहा है। तो इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जापान में यह उद्योग लगभग स्थिरता प्राप्त कर ली है, ना ज़्यादा कमी आ रही है ना ज़्यादा वृद्धि है। हम एक तरफ हम देखें कि जापान में लोहा इस्पात उद्योग में कमी आ रही है, क्यों कि जापान के पास कच्चा लोहा नहीं है, कच्चा कोक नहीं है, इसलिए जापान के पास इस उद्योग के लिए इन कच्चे माल की कमी के कारण यहाँ पर ये एक तरह से स्थिरता इसमें आ गई है। ये आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि जापान में ये उद्योग अब प्रगति की ओर नहीं है। ओके, थैंक यू।